आज की कहानी एक ऐसी बेचारी लड़की की है जो कि अपने डैड को बचाने के लिए अपने ही एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाती है हेल्प मांगने के लिए, जो कि उसका प्रेजेंट बॉयफ्रेंड का अंकल है। लेकिन क्या वो हेल्प करेगा और बदले में वो क्या डिमांड करेगा, जानने के लिए इस ड्रामा में आगे तक बने रहना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हो को फियोना के साथ रोमांस करते हुए देखते हैं। हो फियोना का एक्स बॉयफ्रेंड था। अब यहाँ पर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, जानने के लिए कुछ टाइम पहले हम चलते हैं कहानी में, जहाँ पर कि फियोना अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड रुआन के साथ उसके अंकल से मिलने के लिए आती है। उसके डैड को जेल लेकर के चला गया था और जो ऐसा कराया था लोन सार्क वाले ने। रुआन कहता है डोंट वरी, मेरे अंकल तुम्हारा ज़रूर ही हेल्प करेंगे, भले ही वो बहुत ही रूथलेस है लेकिन वो तुम्हारा हेल्प करेंगे। जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक इंसान को बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हुए वहाँ से बाहर लेकर के जाया जा रहा है। डरते डरते वो दोनों अंदर जाते हैं। रुआन वो से हेल्प लेने के लिए फियोना को वहाँ लेके गया था। वो कहते हैं अंकल देखो ना, मेरी गर्लफ्रेंड के डैड जेल में है, क्या तुम उनका हेल्प करोगे जेल से बाहर निकलवाने में। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही नहीं पता था कि अभी वो अपने पास्ट से मिलने वाले हैं। और इस तरीके से जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। 3 साल पहले यहाँ पर फियोना ने हो से ब्रेकअप कर लिया था और अब वो उसके सामने है उससे हेल्प मांगने के लिए। वो बहुत ही बेचारे की फील कर रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड रुआन कहता है फियोना से जाओ जाकर के अंकल से बात करो, शायद वो तुम्हारा हेल्प कर दें। यहाँ पर वो कहती है कि क्या तुम मेरा हेल्प करोगे, तो वो अपने पास आने के लिए बोलता है। और फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि जो फियोना थी वो खुद को गोल्ड डिगर बताते हुए हुओ से ये कह के ब्रेकअप कर लेती है कि तुम तो गरीब हो और मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना है। लेकिन ऐसा करने के पीछे उसका कोई और रीज़न था, ये बात हुआ को पता नहीं था और वो उसे गोल्ड डिगर ही समझ रहा होता है। वो फियोना का पास आकर के कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे क्या डिमांड करूँगा, अगर मैं तुम्हारा हेल्प करता हूँ तो वो समझ जाती है कि वो उसे खुद के साथ इंटीमेट होने के लिए ही बोलेगा। और वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी घबराने लगती है कि अगर यहाँ पर रुआन को पता चल गया कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है तो फिर वो उससे ब्रेकअप कर लेगा, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है कि वो उसके पीछे ही पड़ने वाला है। वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी घबराई हुई थी। वो हेल्प करने से मना कर देता है और कहता है कि फियोना के डैड को जेल से बाहर निकलवाने के लिए मुझे अपनी फैमिली से पंगे वगैरह लेने पड़ेंगे और भला मैं इसके लिए ऐसा क्यों ही करने जाऊँ। रुआन कहता है अंकल कर दो ना, आप तो वैसे भी सबसे पंगे लेते ही रहते हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन वो यहाँ पर मना कर देता है। फियोना रुआन को कहती है कोई बात नहीं, अगर वो उसका हेल्प नहीं करना चाहता है तो हम चलते हैं, मैं कुछ और यहाँ पर देख लूँगी। रुआन फियोना को वहाँ से लेकर के जाता है। वो सैड था कि वो फियोना का हेल्प नहीं कर पाया। फियोना ने वैसे भी उम्मीद नहीं किया था कि वो उसका हेल्प करने वाला है। 3 साल पहले जब वो हुओ के साथ ब्रेकअप करके गई थी तो अब इससे बात है कि वो उसका हेल्प नहीं ही करेगा और वो रुआन के साथ वहाँ से चली जाती है। फियोना को ऐसे सिचुएशन में देखने के बाद वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है। कार में रुआन कह रहा था यार मुझे पता था कि अंकल मेरे रूथलेस है, लेकिन वो इस तरीके से तुम्हारा हेल्प नहीं करेंगे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फियोना कहती है कोई बात नहीं, अब वो नहीं हेल्प करे तो क्या ही कर सकते हैं, मैं कुछ और ही देखती हूँ। रुआन यहाँ पर फियोना का हाथ पकड़ते हुए कहता है तो क्या हम साथ में नाइट स्पेंड करने चले। फियोना मना कर देती है और कहती है कि आज वो काफ़ी थक गई है, किसी और दिन। वो दोनों अब तक कभी भी इंटीमेट नहीं हुए थे, जितने दिनों से ही वो साथ में रिलेशनशिप में थे। रुआन यहाँ पर फियोना के इस बिहेवियर से थोड़ा सा गुस्सा करने लगता है और फिर वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही फियोना को यहाँ पर हुओ का मैसेज आता है और वो से कहता है कि अगर वो अपने डैड के मैटर में हेल्प लेना चाहती है तो वो उससे मिलने के लिए आए अकेले। फियोना सोचती है कि उसे हुओ से मिलने के लिए जाना ही पड़ेगा और वो जानती थी कि वो क्या डिमांड करने वाला है, फिर भी उसे हुओ की वो डिमांड मानना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आखिरकार उसे अपने डैड को जो बचाना था, उसके डैड को उसके अलावा और कोई नहीं बचा सकता था। वो रेडी होकर के एक तरफ जा रही थी और फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं उसके डैड ने उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए लोन सार्क से पैसे लिए थे और जब वो पैसे नहीं चुका पाते हैं तो वो लोन सार्क वाले फियोना के डैड को वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। हुओ को उसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना हो, दैट्स वाई यहाँ पर फियोना ने
उससे ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उससे भी पता था कि वो पैसे वाला नहीं है और वो उसके लिए बहुत ही पंगे ऑलरेडी उठाते रहता है। लेकिन वो यहाँ पर फियोना को गलत समझ रहा होता है। फियोना इस तरीके से रेडी वेडी हो करके वहाँ पर जाती है। हो से वो बोलती है कि बोलो तुम्हें मुझसे क्या डील करना था, तुम्हारे ट्रांजैक्शन का क्या ही मतलब है। हो से कहता है कि तुम आज भी नहीं बदले ना, आज भी टू द पॉइंट आकर के बात करती हो। फियोना कहती है कि हाँ, बातों को घुमाने का क्या फ़ायदा है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है कि बदले में मुझे क्या चाहिए। रोहान तुम्हारा कभी हेल्प नहीं करने वाला है, और अगर तुम मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बन करके रहोगे, हिडन गर्लफ्रेंड, तो फिर मैं तुम्हारे डैड को और लोन सार्क से बाहर लेकर के आने का कोशिश करूँगा। लेकिन फियोना उसे कहती है कि मैं अपनी डिग्निटी तुम्हें नहीं सेल करने वाली। वो यहाँ पर फियोना को किस करने के लिए जाता है। हालांकि फियोना को कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब वो उसका फ़ायदा उठा रहा था तो वो को अलाउ नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो उसे मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वही एक इंसान था जो कि उसका हेल्प कर सकता था। फियोना के फेस पर वो हेल्पलेस वाला इमोशन देख करके वो खुद को रोक लेता है। वो फियोना को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पास 3 महीने हैं। अगर 3 महीने में तुमने मुझे खुद से वापस से प्यार करा लिया तो फिर मैं सोचूंगा कि क्या करना है तुम्हारा। ये मत सोचना कि एक बार मैं तुम्हारे डैड को बाहर निकलवा सकता हूँ तो दोबारा नहीं भेज सकता। फियोना सोच रही होती है कि वो तो उस ब्रेकअप के बाद उससे इतना नफरत करता है, तो फिर वो उसे ये मौका क्यों ही दे रहा है, और हिडन गर्लफ्रेंड बनने का नहीं, उसने उसे ये मौका दिया कि वो को इन 3 महीने में फियोना से प्यार हो जाना चाहिए। हुगो का प्लान बहुत बड़ा था। वो वैसे तो फियोना के साथ क्या करना चाहता था वो हमें कहानी के मिडिल में पता चलता है, लेकिन फिलहाल तो वो खुद को यही दिखा रहा होता है कि वो फियोना के डैड को बाहर लाने के बदले उससे खुद से प्यार कराने का चैलेंज देता है। फियोना सोचती है कि ये ट्रांजैक्शन ज़्यादा बुरा नहीं है, एटलीस्ट बिना मर्जी के हुगो के साथ इंटीमेट होने से तो ठीक ही है। और उसे पता था कि ये रोहान के बस का नहीं है, उसे अपने डैड को बाहर निकलवाना था। दैट्स वे कुछ सोचने के बाद वो इस बात को मान जाती है, और फिर उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आता है और बताता है कि एक्शन में यहाँ पर हमने पता कर लिया है कि फियोना के डैड को वो लोन सार्क वालों ने कहाँ रखा है। और फियोना जैसी ही हुओ के उस डील को, उस ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करती है, तो वो बोलता है कि कल वो अपने डैड से मिल सकती है। ये बात सुनते ही फियोना बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली वो अपने डैड से मिल सकती है। लेकिन उसके डैड को नहीं पता था कि फियोना ने क्या किया है उन्हें डैड जेल से निकलवाने के लिए। अगले दिन इस तरीके से उसके डैड को लेकर के आया जाता है। फियोना अपने डैड को देख करके बहुत ही खुश थी। वो उसे कहता है कि चलो, फियोना को मेरा बात मानना होगा। उसके डैड कहते हैं मतलब? वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी का सबसे बड़ा क्रेडिटर हूँ, और यहाँ पर मैंने तुम्हारे डैड को जेल से बाहर निकलवाया। तुम्हारी बेटी अब मेरा काम करने वाली, जो मैं कहने वाला हूँ। उसके फादर को लग रहा था कि वो फियोना का फ़ायदा उठाने के बारे में तो नहीं कह रहा है। उसने यहाँ पर फियोना के मॉम के मेडिकल बिल को भी भर दिया था। अब फियोना अपने डैड को ज़्यादा टेंशन फ़िलहाल नहीं देना चाह रही थी। वो अभी अभी उस बुरे जगह से वापस आए हैं, तो वो उससे जाने के लिए कहती है। वो जल्दी ही उनसे मिलने के लिए आएगी। वो कहती है आप हॉस्पिटल जाइए मॉम के पास, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। उसके डैड के पास फियोना के लिए बहुत से सवाल थे कि वो हुओ से क्या ट्रांजैक्शन करके आई हुई है। फियोना कहती है कि डैड आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे हर्ट नहीं करने वाला है, आप जाइए, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। उसके डैड के जाने के बाद हो फियोना थैंक्स बोलती है उसके डैड को बाहर निकालने के लिए। वो उसे कहता है तुम्हें तुम्हारा डील तो याद है ना, और अगर 3 महीने में तुमने मुझसे खुद से प्यार नहीं कराया तो तुम्हें पता है ना कि क्या हो सकता है। फियोना को अब वो काम पूरा करना ही पड़ेगा। वो वहाँ से बाहर निकलता है, उसका सेक्रेटरी से कहता है कि आप ये सब कुछ फियोना के लिए इतना रिस्क ले रहे हो तो आप डायरेक्टली क्यों नहीं बता देते। फ्लैशबैक में वो सोचता है कि फियोना की मॉम के ट्रीटमेंट के लिए वो अंडरग्राउंड फाइटिंग करके पैसे जमा करके उसकी फियोना को देने के लिए गया था, तो उसी दिन फियोना ने उससे ब्रेकअप कर लिया था। उसके बाद उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का हार्ट अटैक में मौत हो गया है, लेकिन उसे डाउट था कि इसमें उसके इन बदमाश घर वालों का ज़रूर ही हाथ है। तब से वो बहुत ही रूथलेस हो चुका था, और वो
अपनी मॉम के कातिल को पकड़ना चाहता था। दैट्स व्हाई वो उस घर में रह करके अब उनके बारे में सब कुछ पता लगाने का डिसाइड करता है। फियोना हुओ के लिए डिनर प्रिपेयर की थी। वो सोचती है कि हुओ जैसे लड़के इन बातों पे तो थोड़ा ना थोड़ा पिघल ही जाएंगे। तभी से रुआन का मैसेज आता है मिलने के लिए। उससे रिप्लाई देने ही वाली थी कि वहाँ पर हुओ आ जाता है और कहता है, ओह तो तुमने मुझे खुद से प्यार कराने के लिए ये खाना बनाया है? फियोना कहता है, हाँ मैंने तुम्हारी पसंद के फूड यहाँ पर प्रिपेयर किए, अगर नहीं खा रहे हैं तो ठीक है मैं जा रही हूँ। लेकिन वो उसे रोक लेता है। तभी वहाँ पर फियोना को रुआन को कॉल आने लगता है और वो उसे कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि जब से तुम मेरे साथ ये रिलेशनशिप में हो तो तुम रुआन के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रख सकती और तुम्हें उससे ब्रेकअप करना होगा। लेकिन फियोना इस बात के लिए मना कर रही होती है। वो फ़ोन स्पीकर पर डाल देता है और फियोना को किस करने लगता है। रुआन उधर से कह रहा था कि वो उसके कॉल मैसेजेस का रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही। तो फियोना खुद को संभालते उससे बोलती है कि वो किसी काम में बिजी है, वो फ़िलहाल रुआन से नहीं मिल पाएगी। लेकिन रुआन को यहाँ पर डाउट होने लगता है कि फियोना या तो किसी मुसीबत में है या तो फिर वो किसी के साथ रोमांस कर रही है। दैट्स व्हाई उसका वॉइस ऐसा है। वो जल्दी जल्दी वो उसे फ़ोन लेकर के कॉल कट कर देती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है और वो इतना कैसे बदल गया। तब तो हुआ ऐसा नहीं हुआ करता था। तो हुआ कहता है कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। इधर रुआन फियोना को ढूंढने के लिए आने लगता है। फियोना नहीं चाहती थी कि वो उसे हुओ के साथ देखे। अब वो जाए तो जाए कहाँ, कमरे से निकल नहीं सकती थी। उसका सेक्रेटरी आकर के बताता है कि रुआन उससे ढूंढते यहाँ आया है। फियोना जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है। रुहान यहाँ पर हुआ से बात करने के लिए आता है और कहता है, यार मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बोला था तुम्हें हेल्प करने के लिए, तुम्हें हेल्प कर देना चाहिए था। हो से कहता है, अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए मैं क्यों पंगा लेने जाऊँ, तुम उससे इतना ही प्यार करते हो तो तुम्हें अपनी फैमिली वालों से पंगा लेना चाहिए था। रुहान उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। फियोना जब ये सुनती है तो उसे लगने लगता है कि रुहान उससे प्यार नहीं करता है, दैट्स व्हाई वो उसका हेल्प नहीं कर रहा। वो फियोना को रोते हुए देखता है तो वो लाइटर गिरा करके टेबल के नीचे जाता है। उसे किस करते हुए कहता है कि जब तुमने मुझसे ब्रेकअप किया था तब तो तुम्हारे फेस पर ये एक्सप्रेशन नहीं था, और फिर किस करके ऊपर बैठ जाता है। वो रुआन को फिलहाल जाने के लिए कहता है और कहता है वो देखता है वो फियोना के मैटर में क्या कर सकता है। रुआन को यहाँ पर उसके बारे में पता नहीं चल पाता है, लेकिन रुआन की असलियत अभी फियोना को नहीं पता चली थी। वो फिलहाल वहाँ से उसे जाने के लिए कहता है उसकी गर्लफ्रेंड आने वाली है। रुआन के वहाँ से जाते ही टेबल के नीचे से फियोना निकलती है। वो उसे कहता है, देखो तुमने कैसे इनकम्पिटेंट इंसान को अपना बॉयफ्रेंड बनाया है जो कि तुम्हारे लिए अपनी फैमिली तक से नहीं लड़ सकता है और तुम्हें लगता है कि वो बंदा तुमसे प्यार करता है। फियोना उसे कहती है कि ये रुआन और उसके बीच का बात है, जो हुओ का डील है वो ही डील नहीं बोलने वाली। फिर वो घर जाती है और अपने मॉम डैड के फ़ोटो को देख रही होती है। फ्लैशबैक में वो याद करती है कि जब उसकी मॉम ऐसे हॉस्पिटल में थी और डैड को क्रेडिटर लेकर के गए थे तब रुआन उसके पास आया था। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम के हॉस्पिटल बिल भर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बननी पड़ेगी। तो फियोना इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाती है। हालांकि यहाँ पर वो रुआन से प्यार नहीं करती थी, लेकिन जब वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी तो वो उसे धोखा भी नहीं देना चाहती थी, बट असलियत तो उसे पता ही नहीं था। अगले दिन हम लोग हुओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर एक केस का निपटारा कर रहा था। किसी ने उसके ड्राइवर को मारने का कोशिश किया था और इनडायरेक्टली उसे मारने का कोशिश किया था। फियोना उसे आती है तो उस ड्राइवर को देख करके ये बता देती है उस ड्राइवर को स्लो पॉइजन दिया गया है और अब वो बच भी नहीं सकता है। ऐसी स्लो पॉइजन इसलिए दिया गया था ताकि जब वो हुओ के साथ ड्राइव कर रहा हो तब अचानक से वो मरे और कार अनबैलेंस और हुओ का भी एक्सीडेंट हो जाए। ये बात फियोना को पता नहीं था कि ये हुओ का ड्राइवर है। वो बताने के बाद उन लोगों को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। फियोना कहती है, अब मैंने तुम्हारा हेल्प किया, क्या हम हमारे ट्रांजेक्शन को यहीं ख़त्म करते हैं? हुआ कहता है, ऐसे कैसे, एक छोटे से हेल्प के बदले तुम मुझसे इतना बड़ा हेल्प लेकर के जाओगी, ऐसे थोड़ी होने वाला है। जो ट्रांजेक्शन वाला शर्त मैंने तुम्हारे सामने रखा है वो शर्त तुम्हें मुझसे मानना ही होगा। वक्त निकला जा रहा है और अगर तुमने मुझसे खुद को मुझसे प्यार नहीं कराया तो फिर तुम्हारा ये ट्रांजेक्शन वहीं ख़त्म हो जाएगा
और तुम्हारे डैड को मैं वापस से वहीं भेज सकता हूँ। ऐसा करके वो फियोना को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन खुद को रोक लेता है क्योंकि उसका सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाता है बताने के लिए कि फियोना की मॉम को होश आ गया है। फियोना जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर कि वो देखती है कि उसकी मॉम को होश आ गया है। वहाँ पर उसकी कज़न की फैमिली वगैरह भी आई हुई थी। वो लोग यहाँ पर फियोना का इंसल्ट कर रहे थे। अरे तेरा बॉयफ्रेंड रुआन नहीं आया, उसने तुझे डंप कर दिया क्या? वैसे भी तुम लोग इतने गरीब हो कि इतना अमीर इंसान भला कहाँ है तुम्हारे साथ रहने वाला है। उसकी मॉम को फियोना का फिक्र हो रही थी कि कहीं उसने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। उसकी फैमिली को संभालने के लिए फियोना कह देती है कि एक्चुअल में वो काम में बिजी है, दैट्स वाई वो आ नहीं पाया। लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती थी कि वो रुआन नहीं आएगा क्योंकि उसने तुझसे बताया भी नहीं है। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि वहाँ पर रुआन आ जाता है। वो फियोना से कहता है तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारे डैड जेल से बाहर आ गए। अब उसकी कज़न का तो यहाँ पर मुँह ही बन जाता है रुआन को देख करके। अब वो हो के साथ ट्रांजेक्शन वाला बात यहाँ पर सबके सामने नहीं कर सकती थी, तो वो रुआन को बाहर बात करने के लिए चलने बोलती है। उसके पेरेंट लोगों को यहीं पर आराम करने के लिए बोल के जब वो लोग बाहर जाते हैं तो रुआन उससे कहता है तुमने बताया क्यों नहीं और तुम्हारा किसने हेल्प किया? फियोना नहीं बताती है कि उसका हेल्प हुओ ने किया है। वो कहती है कि बस कैसे न कैसे करके वो अपने डैड को बाहर निकलवा चुकी है और वो यहाँ पर रुआन को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से उसने रुआन को ये बात नहीं बताया। यहाँ पर रुआन उसे कहता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हें अपने मॉम डैड से मिलाना चाहता हूँ। अब जब तुम्हारे डैड भी बाहर आ गए हैं और तुम्हारी मॉम भी ठीक है तो मैं सोच रहा था कि शादी वादी के बारे में हम आगे प्लान करते हैं। यहाँ पर जो फियोना थी वो इस बात को मना करने का कोशिश कर रही थी क्योंकि वो रुआन से शादी नहीं करना चाह रही थी, बट वो डायरेक्टली मना नहीं कर पाती है। वो उससे एक प्रिटी सा नेकलेस देता है और कहता है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, इसे संभाल के रखना। ऐसा करके फ़िलहाल वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही यहाँ पर वो फियोना से मिलने के लिए आता है और इस तरीके से वो कार से बाहर निकलता है तो देखता है कि रुआन ने फियोना को वो गिफ्ट दिया है और कहता है ये घटिया सा नेकलेस उसने तुम्हारे लिए लाया है, क्योंकि वो उस नेकलेस को फेंक देता है। फियोना गुस्सा करने लगती है और वो उसे कहता है कि तुम्हें अभी भी लग रहा है कि रुआन सच में तुमसे शादी करेगा और कहीं ना कहीं वो तुमसे प्यार करता है। लगता है तुम्हारी गलतफहमी अब तक टूटी नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम्हें रुआन से ब्रेकअप करना होगा अगर तुम अपनी फैमिली को सही सलामत देखना चाहती हो तो, लेकिन तुम सुनी नहीं। लगता है तुम्हें अपनी फैमिली से प्यार नहीं है। यहाँ पर जो उसकी कज़न सिस्टर थी वो इन सारी चीज़ों को देख रही होती है। उसे नहीं पता था कि वो बाय रिलेशन रुआन का क्या है, लेकिन उसे ये तो पता था कि फियोना यहाँ पर रुआन को चीट कर रही है, वो रिलेशनशिप में है रुआन के साथ और ऐसे हुओ को किस कर रही है। वो सोचती है कि अब वो ये बात जा कर के रुआन को बताएगी और तब रुआन यहाँ पर फियोना से ब्रेकअप कर लेगा। थोड़ी देर बाद वो रुआन से मिलने के लिए जाती है और कहती है तुम्हें पता है मैंने इस कार नंबर की कार को देखा हॉस्पिटल के बाहर जो कि फियोना से मिलने के लिए आता है, तुम्हें पता ही किसका है? कार नंबर से रुआन पहचान जाता है कि ये कार तो उसके अंकल का है। वो कहती है कि एक्चुअल में वो यहाँ पर फियोना का हेल्प करने के लिए आता है। रुआन कहता है ओह मैंने अंकल से सिफारिश की थी उसके डैड को बाहर निकालने के लिए, दैट्स व्हाई वो आया होगा। उसकी कज़न सिस्टर सोच रही होती कि सच में कितना बड़ा ढक्कन है। वो लोग प्लान करते एक पार्टी अरेंज करने का जहाँ पर कि वो लोग हुओ को भी बुलाने वाले थे। ये बात फियोना को पता नहीं था। उसकी कज़न फियोना को वहाँ लेकर के जाती है जहाँ पर कि रुआन भी आने वाला था, लेकिन जैसे ही वो लोग पार्टी में अंदर जाते हैं तो सामने हुओ भी था। हुओ को देख करके फियोना घबरा जाती है कि कहीं वो कुछ ऐसा हरकत ना करे कि यहाँ पर रुआन को पता चल जाए कि एक्चुअल में फियोना और हुओ के बीच में क्या चल रहा है। रुआन यहाँ पर आता है तो फियोना बहाने से वहाँ से जाने का कोशिश करती है, लेकिन रुआन उसे रोक देता है और कहता है कि अरे हुओ को थैंक्स बोलने के लिए हमने यहाँ पर बुलाया, उसने तुम्हारे डैड का हेल्प किया ना। हुओ को यहाँ पर पता चलता है कि फियोना और रुआन दोनों आगे शादी करने का प्लान कर रहे हैं, फैमिली से मिलने वाले हैं, तो वो और गुस्सा करने लगता है और जानबूझ करके फियोना के ड्रेस पे वाइन गिरा देता है। फियोना वॉशरूम में क्लीन करने के लिए जाती है तो हुओ उसके पीछे पीछे जाता है और जब वो जाता है तो वो फियोना को किस करते हुए कहता है कि तुम रुआन से शादी करने का प्लान कर रही हो।
फियोना उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस उसे कह रहा था और वो उसे मना करने ही वाली थी। वो जेलस होकर के फियोना के एयर्स पर बाइट कर लेता और कहता है, उस लड़के के साथ तुम कोई रिलेशन नहीं रख सकती हो, तुम्हारा मुझसे ट्रांजैक्शन हुआ है। वो फियोना को सुनाने के लिए रोहान को कॉल करता है और कहता है, क्या तुम सच में फियोना से शादी करने वाले हो? तुमने अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात किया? रोहान उसे कहता है, भाई तुम्हें पता है कि मैं कितना बड़ा प्ले बॉय हूँ। अगर मैं फियोना को ये नहीं कहता कि मैं उसके शादी करना चाहता हूँ तो वो कभी मेरे साथ सोने के लिए राजी नहीं होती। मेरे पेरेंट तो वैसे भी फियोना को रिजेक्ट करने वाले हैं क्योंकि वो इतनी गरीब है। मैं तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ। ऐसी लड़कियाँ अपनी इमेज बचाने के लिए बिना शादी के वादे के नाइट स्पेंड नहीं करती। दैट्स व्हाई मैंने ऐसा किया था। रोहन चाहे जितना भी बुरा था, फियोना ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एक प्ले बॉय निकलने वाला है। अब जब उसकी सच्चाई उसके सामने आ जाती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो समझ जाती है शुरुआत से रोहन उसके पास क्यों आया था। वो से कहता है, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें रोहान से डिस्टेंस बना करके रखना होगा, लेकिन तुम सुनी नहीं। फियोना को इस बात का कोई गम नहीं था क्योंकि वो कौन सा रोहान से प्यार करती थी। हालांकि उसे थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगा था। इधर उसकी कज़न सोचती है कि ये इतनी देर हो गई, आई क्यों नहीं, ये है कहाँ। वो भी उसे नहीं दिख रहा था तो उसे लगता है कि ज़रूर ही दोनों का अफेयर चल रहा है और उन्हें ढूंढते हुए वॉशरूम में जाती है। उसे वहाँ पर डाउट तो होता है, लेकिन वो देख नहीं पाती है कि यहाँ पर वो है किसके साथ। वो उनके वीडियोस बनाना चाहती थी ताकि रोहान के सामने उसे एक्सपोज कर सके, लेकिन वो ये भी नहीं कर पाती है। वो दोनों बगल वाले वॉशरूम में चले जाते हैं और उसकी सिस्टर को लगता है कि वो दोनों इसी वॉशरूम में होंगे। कुछ ही सेकंड्स में वो वहाँ से बाहर निकलता है और उस लड़की को डांटते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। फ़िलहाल तो उसकी कज़न वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वो फियोना को पकड़ ही लेगी। जब वो लोग आफ्टर पार्टी बाहर निकलते हैं तो रोहान फियोना को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन काम का बहाना करके फियोना उसे मना कर देती है और वो चले जाता है। उसकी जाती यहाँ पर वो फियोना को लेने के लिए आता है। वो उसे अपने कार में बैठने के लिए बोलता है तो फियोना चुपचाप उसकी कार में बैठ जाती है। अब उसे कहती है कि आखिरकार अब तुम करना क्या चाह रहे हो। फियोना का जो सपना था एक बड़ा कैंसर स्पेशलिस्ट बनने का, ये बात हुआ को पता था। कॉलेज में उसने इन बातों को सुना था तो वो यहाँ पर वो सपना उसको पूरा करना चाहता था। फियोना ने बाद में बहुत सारी कंपनीज में अप्लाई किया था, लेकिन अच्छे ग्रेड्स होने के बाद भी उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल पाता था। ये सब कुछ उसकी कज़न सिस्टर का किया हुआ था। वो हर जगह जा कर के इन चीज़ों को भाड़ दिया करती थी। अब वो फियोना को अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना करके अपनी कंपनी में ले करके जाता है ताकि यहाँ पर जो फियोना है उस कैंसर पर रिसर्च कर सके। फियोना को नहीं पता था कि वो उसे अपनी कंपनी में क्यों लेकर के आ रहा है। जो ऑफिस के लोग उसे देखते हैं वो सोचते हैं कि फियोना कौन है जिसे वो पर्सनली लेकर के आया है। वहाँ एंट्री होती है हो कि सो कॉल्ड फियोंसे जीजी की, जो कि 1 साल पहले फॉरेन चली गई थी किसी काम से। वो दोनों फैमिली की वजह से एंगेज थे। हो को ये बात कभी मंजूर नहीं था और फियोना को तो पता ही नहीं था। अपने ऑफिस में लेकर के जाने के बाद वो फियोना को कहता है, तुम्हारा अगला मिशन ये है 3 महीने तक कि तुम ये रिसर्च है, मेरी कंपनी के कुछ सीक्रेट डिटेल्स हैं, तुम इन पर वर्क करोगी और कैंसर के रिसर्च को आगे बढ़ाओगे और तुम उनके लिए दवाएं बनाओगी। फियोना ये देख करके शॉक्ड हो जाती कि वो उसे बुली कर रहा है या उसका हेल्प कर रहा है। वो खुद ही कन्फ्यूज थी। वो उसे कहता है, तो तुम्हें ये चैलेंज मंजूर है ना, तुम कर लोगी ना। फियोना कहती है, ऑब्वियसली मैं कर लूँगी। वो इन पेपर्स को लेकर के बाहर चली जाती है। इधर जी कंपनी के लड़कियों से बात कर रही थी कि उसके जाने के बाद वो के लाइफ में कोई और तो नहीं आई है। वो कहती है उतने दिनों से तो कोई नहीं थी, लेकिन आज वो एक लड़की को लेकर के कंपनी में आया है। जब जीजी फियोना से मिलती है तो वैसे बताती है कि मैं हो की फियोन से हूँ और बेहतर होगा कि वो हो से दूर ही रहे। फियोना उसे कहती है कि मैं तो बस हो की सेक्रेटरी हूँ और तुम्हें मुझे ये बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस तरीके से वो जीजी को अपना कंपटीटर मान रही होती है। खुद को शो ऑफ कर रही थी कि वो इतनी अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। वो उसे छोड़ करके तो कभी फियोना से शादी नहीं करेगा। हुओ के बारे में वो और भी कुछ बताने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर हुओ आ जाता है और वह जीजी पर गुस्सा करने लगता है कि वो फियोना को क्या ही भड़का रही है। फिर वो फियोना को अपने कंपनी में लेकर के जाता है अपने ऑफिस में काम के बहाने से। फियोना से कहती है कि जब तुम्हारी खुद की फियोंसे है तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों ही पड़े हुए हो। हुओ से कहता है, क्यों तुम्हें जेलस हो रहा है। फियोना कहती है, जेलस नहीं है, मैं एंग्री हूँ। अगर तुम्हारी फियोंसे है तो फिर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए क्योंकि एक तरीके से तुम चीटिंग कर रहे हो। तो हुओ से
से कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है ना, तुम्हें जो मिशन दिया गया है तुम्हें उसे पूरा करना होगा। वो यहाँ पर कहता है कि अगर फियोना उसे किस करेगी तो वो उसकी मॉम के ऑपरेशन के लिए एक अच्छे स्पेशलिस्ट को बुला देगा। उन्हें भी प्रॉब्लम था हार्ट का, जिसकी वजह से कि उनकी जान बचाई जा सकेगी। फियोना के पास फ़िलहाल और कोई ऑप्शन नहीं था, तो हो कि वो बात को मान जाती है और कहती कि क्या सच में वो उसके मॉम के लिए डॉक्टर अपॉइंट करेगा। वो कहता ऑब्वियसली, मैं अपने बात से कहाँ ही मुकरता हूँ। तो फिर वो दोनों ऑफिस में एक दूसरे को किस करते हैं और फिर फियोना वहाँ से बाहर निकल जाती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से वो स्माइल कर रहा था जब वो बाहर जाती तो उसे रोहन का कॉल आता है। उसने भी रोहन से ब्रेकअप नहीं किया था और वो जिद कर रहा था कि मैंने यहाँ पर पेरेंट का अरेंजमेंट कर दिया है तुम सब मिलने का, हम चलेंगे मिलने शादी के बारे में बात करने के लिए। जीजी चुप करके फियोना की बातों को सुन लेती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो हो और रोहन दोनों के साथ गेम खेल रहे हैं। और अब वो ये सोच रही होती है कि अब आएगा मज़ा यहाँ पर फियोना को उसका पोल खोलने में कि वो हो के साथ भी फ्लर्ट करी और रोहन के साथ भी वो रिलेशनशिप में है। और फियोना सोचती है कि वो रोहन के मॉम डैड से मिल करके अपने साइड से मना कर देगी कि वो उससे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका था। ये देख करके वो बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली यहाँ पर उसकी मॉम अब ठीक हो सकेगी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके मॉम डैड के साथ वो कुछ वक्त बिताती है ये सोचते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें उनकी लाइफ की, उनकी फ्यूचर की फ़िक्र हो रही थी कि कहीं फियोना कुछ उल्टा सीधा ना कर ले, लेकिन वो उन्हें नहीं बताती है कि उसने क्या कुछ सेक्रीफाइस अपने मॉम डैड के लिए। दूसरी तरफ वो को पता चलता है कि इस तरीके से फियोना का मॉम का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है तो वो खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद अब वो वादा फियोना से किया हुआ पूरा कर सक रहा था और वो भी अपनी फैमिली से मिलने जाने का डिसाइड करता है क्योंकि वो लोग इनडायरेक्टली हुओ को मारने का कोशिश कर रहे उसकी मॉम की तरह। वो वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता नहीं था कि रोहन और फियोना यहाँ पर शादी के बारे में बात करने के लिए आए हुए हैं। जो रोहन की मॉम थी वो तो शुरुआत से ही फियोना का इंसल्ट करने लगती है और कहती है तुम्हारी जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा है, तुम्हारी जैसी गरीब लड़कियां यहाँ पर हमारे अमीर लड़के रोहन से शादी करने के लिए उन्हें फंसाने का कोशिश कर रही होती है। जब ये सब कुछ हो रहा था शुरुआत में फियोना सब कुछ झेल रही थी। रोहन झूठ मूठ का एक्टिंग कर रहा था और अपनी मॉम को कहता है कि मॉम मैं फियोना से प्यार करता हूँ और आप इस तरीके से उसका इंसल्ट मत करिए, भले ही वह गरीब है बट मैं उससे प्यार करता हूँ ना। जीजी यहाँ पर अपने पैसों का शो ऑफ कर रही होती है कि वो अमीर है और वो हुआ से इंगेज्ड है, जल्दी ही दोनों शादी करने वाले। फियोना से कहती है तो बहन तू अपने बंदे को संभालना, तो ये बात बार बार मुझे क्यों कह रही है। यहाँ पर तभी हम लोग देखते हैं कि हुआ आता है और वो फियोना के बगल में जाकर के बैठ जाता है। जब उसे पता चलता है कि यहाँ पर फियोना और वो दोनों शादी करने का प्लान कर रहे हैं तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। साथ ही में यहाँ पर वो फियोना का सपोर्ट करने का कोशिश करता है। वो चाहता था कि फियोना किसी हालत में यहाँ पर उससे शादी ना करने के लिए कहे। फियोना जब यहाँ पर उसकी मॉम को कहती है कि वो वैसे भी यहाँ पर रोहन से अपने शादी के बारे में तोड़ने के लिए आई हुई है, वो उनके बेटे में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी जैसी गरीब लड़की यहाँ पर हमारे जैसे अमीर बेटे को कैसे रिजेक्ट कर सकती है। और अगर वो ऐसा करना चाहती है तो जब तक उसके पेरेंट आकर के उससे माफ़ी नहीं मांगेंगे वो उन्हें नहीं जाने देने वाली है। वो हंसने लगती है और कहती है तुम्हें लगता है कि हमारी फैमिली आकर के तुम जैसों से माफ़ी मांगेगी, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। साथ ही में यहाँ पर जो हुआ था वो उसका सपोर्ट करते हुए कहता है कि डोंट वरी, मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगा। और वो गुस्से में आकर के यहाँ पर पूरे टेबल को उठा करके पटक देता है। हालांकि अब तक उन्हें नहीं पता था कि एक्चुअल में जो ये हुआ है वो फियोना का एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। वो लोग तो यही समझ रहे होते हैं कि वो अभी उसे पटाने का कोशिश कर रहे हैं। वो उन्हें डांटते हुए कहता है कि जब यहाँ पर फियोना शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई भी उसे फोर्स नहीं कर सकता है। वो फियोना को वहाँ से चलने के लिए कहता है और तब जाकर के वो अनाउंस करता है कि वो फियोना के साथ है और वो उसकी गर्लफ्रेंड है। साथ ही में वो जाते जाते अपने बड़े अंकल जो कि व्हील चेयर पर है उन्हें भी वार्न करता है कि कोई उसके ड्राइवर को मारने का कोशिश किया था और उससे अच्छे से पता है कि किसने किया है, तो बार बार वो लोग उसे परेशान ना करें वरना अगर उससे गुस्सा आ गया तो वो घर को उथल पुथल करके रख देगा।
उसका ये बड़ा अंकल ये बातों को सुन कर के घबरा जाता है कि हुओ को इस बारे में पता चल गया। वो हुओ को जान से मारना चाहता था फैमिली प्रॉपर्टी के लिए। पैसा के लिए लोग क्या क्या करते हैं। वो फियोना को वहाँ से लेकर के जाता है जहाँ पर कि फियोना सोच रही थी कि वो उसके लिए पूरी फैमिली से भला क्यों ही लड़ गया। दोनों के बीच तो वैसे बेसिक ट्रांजेक्शन ही हो रहा था। वो फियोना के डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे वहाँ से लेकर के जाता। और अब जो उसका अंकल था अब वो हुओ को और नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि हुओ को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि वही है जो कि उसे मारने का कोशिश कर रहा है। बिखरा हुआ कमरा देख करके जीजी काफ़ी गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम सच में कहते थे क्या? तुम्हें पता नहीं था कि हुओ और फियोना दोनों साथ में है? रोहान कहता है, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि हुओ जो कि इतना रूथलेस हो सकता है वो मेरी ही गर्लफ्रेंड के पीछे पड़ा हुआ है। फिर वो फियोना को वहाँ से लेकर के जाता है। जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो फियोना को एक अजीब सा नशा होने लगता है। वो कहता है, तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया क्या? फियोना कहती है, नहीं, मैंने थोड़ा सा तो सिर्फ वाइन पिया था। तो वो समझ जाता है कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। वो उसे घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसने अपने सेक्रेटरी को बोला था डॉक्टर को बुला देने के लिए, क्योंकि वो समझ गया था कि फियोना को वो लव डोज दिया गया है। अब फियोना उस नशे की हालत में हुओ को खुद को छोड़ करके नहीं जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो यहाँ पर फियोना का ऐसे सिचुएशन में फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहा था। दैट्स वाई वो बोलता है कि डॉक्टर यहाँ पर थोड़ी देर में आते होंगे। उसका सेक्रेटरी जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाने के लिए निकलता है, लेकिन डॉक्टर के आते आते काफ़ी देर हो रहा था और फियोना यहाँ पर वो को खुद का हेल्प करने के लिए कह रही होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और फियोना का यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। वो सो रही होती है और वो यहाँ पर रात भर फियोना का ख्याल करता है। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो बहुत ही एम्बेरस थी और हुओ को थैंक्स भी बोलती है उसका ऐसे सिचुएशन में हेल्प करने के लिए। हुओ उसे कहता है कि चलो अब काम की बात करते हैं। रिसर्च के बारे में उसने कुछ और अपडेट्स यहाँ पर मंगाए हुए थे और वो फियोना को देते हुए कहता है, इन रिसर्च को जितनी जल्दी हो सके कंप्लीट करो, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। फियोना जानती थी कि वो ये बात सही ही कह रहा है। ऑफिस जाने से पहले वो उसे ज़बरदस्ती ब्रेकफास्ट करने के लिए भी बोलता है, लेकिन जब वो ऑफिस पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर जीजी उसकी सारी चीज़ों को फेंक रही है, ये कहते हुए कि एक्चुअल में उसने यहाँ पर कंपनी के सीक्रेट डिटेल्स को यूज़ किया है और वो कंपनी में इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं रखती है कि वो सीक्रेट डिटेल को इस्तेमाल कर सकती है। इसी वजह से उसे ट्रेटर करार देते हुए उसे कंपनी से निकालने का बात कर रही होती है। वो उसे समझाने का कोशिश करती है कि उसे डिटेल्स एक्चुअल में खुद होने दिया है, लेकिन कोई भी उसकी बात तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था और उसे सब बुली कर रहे होते हैं। लेकिन थैंकफुली उस समय यहाँ पर कंपनी में हुआ पहुँच जाता है और वो उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों ही कर रही है। तो वह कहती है कि उसने कंपनी का सीक्रेट्स यूज़ किए हैं, इसी वजह से वो उसे कहता है कि मैंने उसे सीक्रेट दिए थे। वो गुस्से में आकर के यहाँ पर जीजी की कंपनी के साथ सारे टाई अप कैंसिल कर लेता है और इंगेजमेंट को तो कभी उसने हाँ कहा भी नहीं था। दैट्स वाई वो उसे कहता है कि चलो निकलो यहाँ से। जीजी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। फिर उनके जाने के बाद वो फियोना को अपने ऑफिस में लेकर के जाता है। उसके हाथ में ऐसे चोट लगा था, जीजी ने उसे बुले किया था, तो वो उसका फर्स्ट एड यहाँ पर कर रहा होता है और कहता है कि डोंट वरी, तुम्हारा ये रिसर्च कंप्लीट करने में मैं तुम्हारा पूरा हेल्प करूँगा और तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। फियोना इस बात को लेकर के खुश थी। वो उसे पूछती कि उसने इतना इंपॉर्टेंट डिटेल उसे क्यों दिया। उसे सूरत में नहीं पता था कि ये कंपनी के लिए इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है। वो उसे कहता है क्योंकि तुम मेरी सेक्रेटरी हो और तुम मेरे ही लिए तो काम कर रही हो। फिर फियोना अपने काम पर लग जाती है। उसका सेक्रेटरी तो हुओ को समझा रहा था कि आपको फियोना को सच्चाई बता देनी चाहिए कि आप स्पेशली उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर हो ये बात फ़िलहाल उसे बताने के लिए रेडी नहीं था। उसका सेक्रेटरी कहता है कि ड्रामा में तो बॉसेस हीरोइन को ज्वेलरीज गिफ्ट करते हैं, फ्लावर बुके गिफ्ट करते हैं, आप तो फियोना को काम ही दे रहे हो। दूसरी तरफ फियोना अपना काम ख़त्म करके जब वो निकल रही थी तब रोहान उससे बात करने के लिए आ जाता है कि वो उसे धोखा कैसे दे सकती है। वो हुओ के साथ है। फियोना से कहती है तुम्हें नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है कि तुम एक प्ले बॉय हो और सिर्फ मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे। तभी वहाँ पर हुओ फियोना को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है और कहता है ना तो मुझे तुमसे डर है और ना ही तुम्हारी फैमिली से। मेरी बंदी को हाथ लगाए तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। ऐसा कहते हुए रोहान के सामने ही फियोना को किस कर लेता है।
ताकि उसे ये पता चल सके कि वो एक्चुअल में हुओ के साथ रिलेशनशिप में है। रोहान ये देख कर के बहुत ही गुस्सा कर रहा था। रोहान को वहाँ से लेकर के जाया जाता है और फियोना हुओ को थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम सुधरोगे नहीं ना। फिर वो अपनी मॉम से मिलने के लिए चली जाती है। हुओ उसे नेक्स्ट अपने सेमिनार के बारे में याद दिलाता है, जहाँ पर कि उसे अपना रिसर्च कंप्लीट करके सबमिट करना है। फियोना के लिए उसके करियर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला था। उसे याद आता है कि पहले कभी किसी ने उसे इसका सपोर्ट नहीं किया और सब जगह से वो रिजेक्ट की हुई है। वो पहला इंसान है जिसने कि उस पर भरोसा किया था। फियोना जब अपना स्पीच देने के लिए जाती है तो वो बहुत ही नर्वस थी। वो उसका सपोर्ट करते हुए कहता है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। उसके सपोर्ट की वजह से फियोना अपना रिसर्च के बारे में सबको बताती है और सब उस रिसर्च उस दवा पर पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सबको उनका काम बहुत ही पसंद आता है। वो यहाँ पर फियोना के लिए प्राउड फील कर रहा था। फिर वो लोग पार्टी अटेंड करने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा गया था। सब फियोना को हो कि फियोन से कह के पुकार रहे होते हैं, तो वो किसी को अपना स्पेसिफिकेशन भी नहीं बताता है, यानी कि एक्सप्लेन नहीं करता है कि ऐसा नहीं है। उस पार्टी में वहाँ पर जीजी भी आई हुई थी, और जब वो और लोगों से मिलने के लिए जाता है तो वो यहाँ पर फियोना का इंसल्ट करने लगती है। और साथ ही में यहाँ पर रोहान की मॉम भी आई हुई थी, वो भी फियोना का इंसल्ट कर रही थी और कहती है, तुम्हारी जैसी गरीब लड़की इतना अच्छा भला कैसे ही कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो हुआ था वो फियोना के सपोर्ट में आ जाता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। जब मैंने यहाँ पर चीज़ें क्लियर किया है कि मैं यहाँ पर फियोना के साथ हूँ, तो तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बंदी को हाथ लगाने की। वो तो अब अपनी आंटी को भी नहीं छोड़ने वाला था। वैसे भी वो किसी से डरता नहीं था और उन्हें पता था कि उसकी मॉम के पीछे इन लोगों का ही हाथ है। दैट्स वाई वो ये सब कुछ कर रहा होता है। उसके अंकल आते हैं जिसने कि उसकी मॉम को नहीं मारा था, लेकिन वो भी बुरे ही थे, तो वो भी अब उन पर बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला था। सबके सामने वो अनाउंस करता है कि वो फियोना से शादी करने वाला है। फियोना ये सुनकर के शॉक्ड हो जाती है और उसे हुओ के बारे में काफ़ी कुछ सच्चाई पता चलता है, उसके मॉम के बारे में पता चलता है। फियोना को रिग्रेट होने लगता है। वो फियोना को सेव करते हुए उस पार्टी से बाहर लेकर के जाता है। उसका जो अंकल था फियोना को हुओ के साथ देख करके समझ जाता है कि यानी जो फियोना है वो हुओ की कमजोरी है। वो इतने दिनों से उसकी वीकनेस को ही ढूंढ रहा था ताकि यहाँ पर वो उससे बदला ले सके। बाहर जा कर के फियोना हुओ से कहती है कि तुमने मेरे लिए ये सब कुछ क्यों किया, तुम तो मुझसे नफरत करते थे ना, मैंने एक गोल्ड डिगर बन करके तुमसे ब्रेकअप किया था। हुओ कहते हैं कि हाँ, नफरत में शुरुआत में तुमसे करता था, क्योंकि उस समय मुझे लगा कि शायद तुम सच में मुझे पैसों के लिए छोड़ रहे हो, लेकिन जब मैंने अपनी मॉम को खोया तब मैंने सोचा कि हो सकता है कि तुम्हारी भी कुछ मजबूरियां होंगी। मैंने पता लगाया तो पता चला कि तुम्हारे डैड को वो लोन सर्क वाले लेकर के गए, और तब से मैं तुमसे वापस कनेक्टेड होने का इंतज़ार ही कर रहा था, लेकिन मुझे वो मौका ही नहीं मिल पा रहा था। फिर वो यहाँ पर फियोना को कहता है कि वो सच में उससे बेहद प्यार करता है और वो उससे आगे चल करके शादी करना चाहता है। वो यहाँ तक सिर्फ इसीलिए पहुँचा है क्योंकि वो उसके लायक बन सके। वो उसे रिंग दे करके इस तरीके से शादी के लिए प्रपोज करता है। फियोना इतनी ज़्यादा इमोशनल थी कि वो तुरंत ही हाँ कह देती है, ये सोचते हुए कि ये बंदा उसके लिए परफेक्ट है। वैसे सब कुछ परफेक्ट तो अभी दिख ही रहा था, लेकिन अभी कुछ चीज़ें थी जो कि उसे पता नहीं था। वो दोनों यहाँ से फाइनली एक रियल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो ने फियोना के लिए बहुत कुछ किया है, जो कि धीरे धीरे उसे करके ऐसा पता चलने वाला था। लेकिन जो हुओ का अंकल था वो फियोना और हुओ का इस्तेमाल करने वाला था, फियोना का इस्तेमाल करने वाला था हुओ को रास्ते से हटाने के लिए। जब वो लोग घर जा करके रोमांस कर रहे होते हैं तब हुओ के बॉडी पर लगे चोट के निशान को देख करके वो पूछती है, ये कैसे लगा। हुओ उसे बताता है कि तुम्हारी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए मैं अंडरग्राउंड फाइटिंग किया कर रहा था, लेकिन इस चक्कर में मैं काफ़ी इंसल्ट हो गया था। फियोना को अफसोस होने लगता है, उसे हुओ के साथ इस तरीके से ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। वो रिग्रेट करने लगती है। वो कहती है, मुझे लगा कि शायद तुम मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसी वजह से मैंने तुम्हें खुद से अलग किया था। हो और फियोना की लाइफ मस्त चल रही होती है। उसके मॉम डैड भी अब सही थे। अगले दिन जाकर के हो और फियोना दोनों अपने शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फियोना का तो भरोसा ही नहीं होता है कि सच में उसने हो के साथ शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। फिर उसे अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स भी देता है और साथ ही में फियोना का उस रिसर्च सेंटर का हेड बना देता है। वो काफ़ी खुश था। वो ये सब कुछ काफ़ी लंबे समय से फियोना के लिए प्लान कर रहा होता है। जब उसे ये बातें पता चलता है तो वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है।
और इधर घर पर वो लोग रूहान को डांट लगा रहे होते हैं कि तुम फियोना के चक्कर में हमारा इतना लॉस करा रहे हो। वो अपने डैड से बात करने के लिए जाता है और अब वो दोनों मिल करके यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चाल चलने ही वाले हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि फियोना अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग तो यहाँ पर है ही नहीं। उन्हें कॉल आता है और उसे अकेले मिलने के लिए बुलाया जाता है। जब वो उस प्लेस पर पहुँचती है तो देखती है कि रूहान और उसके डैड दोनों ही मिलकर के यहाँ पर उसके मॉम और डैड को किडनैप कर लिए हैं। वो पूछते हैं कि आखिरकार वो लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, उनके पास तो पैसे भी नहीं उन्हें देने के लिए। वो लोग कहते हैं हमें तुम्हारे पैसे चाहिए भी नहीं, एक्चुअल में ये पॉइजन है, स्लो पॉइजन है जो कि तुम्हें हुओ को देना होगा। जैसे कि मैंने उसकी मॉम को मारा था वैसे ही तुम हुओ को मारने वाली हो, और अगर तुमने ऐसा कर दिया तो यहाँ पर हम तुम्हारे मॉम डैड को जिंदा छोड़ देंगे, और अगर ऐसा तुम नहीं कर पाई तो फिर भूल जाना कि तुम अपने मॉम डैड से कभी मिल भी पाओगी। फियोना अपने मॉम डैड को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और वो उनका ये बात मान जाती है और उनसे वो पॉइजन ले लेती है। क्या लगता है फियोना हुओ को पॉइजन देने वाली है? वो लोग जब रात में डिनर कर रहे थे तो फियोना ने हुओ के ड्रिंक को स्पाइक किया था और उसने उसमें वो पॉइजन मिला दिया था। हुओ वो ड्रिंक को कर लेता है बिना सोचे समझे कि यहाँ पे कुछ मिला होगा। कोई कहाँ ही डाउट कर पाएगा, बताओ भला, इतना वो उससे प्यार जो करता था। और फिर वो स्लो पॉइजन धीरे धीरे उसके बॉडी में असर करने लगता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि अगले दिन वो दोनों शादी करने वाले थे और यहाँ पर उनका शादी वाला ये सीन आता है तो इस तरीके से सब कुछ फ़िलहाल सही चल रहा था। वो बहुत ही खुश था ये सोचते हुए कि फाइनली यहाँ पर वो अपने प्यार के साथ रहने वाला है। और इधर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से उसके अंकल लोग भी यही सोचते हुए यहाँ आ रहे होते हैं कि वो स्लो पॉइजन हो के बॉडी पर पूरा असर करेगा और वो मरने लगेगा। तभी वहाँ पर हो खून की उल्टी करने लगता है। फियोना से कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे मेरे मॉम डैड को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। फिर भी वो फियोना से इतना प्यार करता था कि वो इस गलती के लिए भी, जो कि उसकी जान जा रही है, उसे माफ़ करने के लिए तैयार था। और यहाँ पर इस तरीके से उसके अंकल लोग अब अपने असलियत दिखाने लगते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जैसे उन्होंने हुओ की मॉम को मारा था प्रॉपर्टी के लिए, वो लोग हुओ को भी वैसे ही मारने वाले हैं और अभी प्रॉपर्टी उनकी है। ये लोग यहाँ पर उनकी असलियत दिखाने लगते हैं। फियोना के मॉम डैड को वो लोग छोड़ चुके थे ये सच्चाई जानने के बाद। वो लोग सिर्फ पैसे के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि हुओ ठीक है, उसने तो वो पॉइजन खाया ही नहीं। एक्चुअल में फियोना ने हुओ को पॉइजन नहीं दिया था। जैसे ही वो पीने जा रहा था वो उसे रोक देती है और उसके लाइफ की क्या सिचुएशन है वो उसे बताती है। उसे माफ़ी मांगती है कि वो उसे मारने के बारे में सोच कैसे सकती है जिस इंसान ने उसके लिए ऐसा किया। वो उसे कहते हैं कोई बात नहीं, तुम बस कल सबको ये बोलना कि तुमने पॉइजन दे दिया है और देखो मैं उन्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। वो लोग रंगे हाथों यहाँ पर पकड़े जाने वाले थे। फियोना वैसा ही करती है और अब जब उसके अंकल ने सारी बातें कन्फेस कर ली थी और उसकी फैमिली ने, तो फिर यहाँ पर पुलिस को बुला लिया जाता है। इतने टाइम में यहाँ पर वो ने अब तक सारे सबूत जुटा लिए थे, जहाँ पर कि उसके अंकल ने ही कैसे उसके मॉम डैड के कार को टेम्पर्ड किया था और उसमें उनके डैड की तो जान चली गई और यहाँ पर उसकी मॉम को भी उन्होंने वही स्लो पॉइजन दे करके मारा था। तो उसकी पूरी फैमिली को लेकर के जाया जाता है जेल, एक्सेप्ट रूहान, क्योंकि रूहान इस क्राइम में इंक्लूड नहीं था, इसीलिए पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती थी। फाइनली यहाँ पर उसकी फैमिली को ऐसे सज़ा मिल जाता है जिसे चाह करके वो कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अब फियोना से शादी करना चाह रहा था। और जो उसका मेन अंकल था वो यहाँ पर अपने भाई को नहीं बचाता है क्योंकि उसने क्राइम किया था। उसे इस बारे में नहीं पता था कि उसी ने उसकी बहन को मारा है। इसके कुछ महीने बाद का सीन हम लोग देखते हैं जहाँ पर कि फियोना ने फाइनली वो कैंसर का दवा बना लिया था और वो सबको इस दवा के बारे में बताने के लिए जाती है। वो काफ़ी फेमस हो चुकी थी अपने करियर में, वो काफ़ी अच्छा कर रही थी। एंडिंग में वो और फियोना दोनों शादी करके हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और ये कहानी हमारी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिलते हैं एक मस्त ड्रामा के हिंदी वर्जन में।